A winner is a dreamer who never gives up. These were the words said by the famous personality Nelson Mandela. So, good evening, everyone. I am Tanya Agrawal from MPPSC Masters, and today we will discuss our topic number second of public administration. So, previously you have gone through topic number first, that was related to the meaning, scope, nature, and significance of public administration. So today we will discuss the second topic, that is related to role of public administration in developed and developing societies. ठीक है, तो अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से डील कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके इंटरव्यू के बाद जब आप सिलेक्ट होते हैं तब ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से ये आप फाउंडेशन बोल सकते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की, जिसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी क्रूशियल। ठीक, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक नंबर सेकंड फॉर द डे। बिफोर दैट वी विल रिवाइज द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है 2015 से 19 तक, अभी और रिजल्ट्स ड्यू हैं। मैं इंटरव्यू में अपीयर हुई थी 2018 में और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये था हमारा पहला टॉपिक। अब रिवीजन के लिए बेस्ट होता है कि आप जब पढ़ ले उस चीज को तो एक सिंगल पेज में सारी चीजों को कंबाइन करके लिखने की कोशिश करें। इसी को हम बोलते हैं किसी भी टॉपिक को ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, तो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमने इसके कितने पॉइंट्स कवर किए थे। पहले हमने देखा था इसकी यूटिलिटी को। ठीक, यूटिलिटी में हमने देखा था कि ये पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स से रिलेटेड काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, इंश्योर करता है किसी भी इंसान के ह्यूमन राइट्स, आरटीआई और ग्रेवियंस रिड्रेसल को, एक्सेट्रा, और बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। सेकेंड एस्पेक्ट हमने इसका पढ़ा था मीनिंग। मीनिंग के अंदर हमने सबसे पहले फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोले जाने वाले वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद उनके कंट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। फिर हम आए थे टॉपिक पे जिसका नाम था क्या, सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स लूथर गुलिक और बर्कले ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। और फिर हमने कंक्लूड किया था कि कलेक्टिव ग्रुप एफर्ट टू अटेन अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका नेचर, देन हमने मूव किया था इसके स्कोप पे, एंड लेटर हमने पढ़ा इसका सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप टॉपिक 1 पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके सिंगल पेज में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारे सब टॉपिक्स थे, ये टॉपिक हम कर चुके हैं और इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पेपर हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 का मेंस, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्वेंट मेकिंग, ये भी हमने पढ़ा था। यूटिलिटी, फिर हमने बताया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करते हैं पब्लिक पॉलिसी पे, उसको फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अंडरटेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और सैनिटेशन जैसे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे समझा था इस फ्लोचार्ट के थ्रू कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कैसे काम करता है, एज एन इंस्टीट्यूशन और एज एन एक्टिविटी कैसे करता है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एवोल्यूशन है वो भी हमारे सिलेबस में है, जिसमें हम 6 स्टेजेस को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये एक डिसिप्लिन बना और लेटर एक्टिविटी और फिर एक प्रॉपर सब्जेक्ट के फॉर्म में सामने आया। ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये वुड्रो विल्सन के बारे में दिया हुआ है। फिर हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन और हेंस उसमें उसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन की,
और नेचर पढ़ा था हमने, इंटीग्रल और मैनेजीरियल। फिर हमने स्कोप को डिवाइड किया था 6 पार्ट्स में। ये आप 6 मार्कर्स में लिख सकते हैं। ऐसा फ्लो चार्ट बना के आप शॉर्ट में यहाँ इनकी डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है। और अगर 11 मार्कर में आएगा तो आप पहले एक शॉर्ट इंट्रो देंगे, फिर उसकी फिर ये डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको एंड करेंगे। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे ये मार्किंग स्कीम में बहुत चेंज आया है। ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो है रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटी। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ डेडिकेटेड लोकेशन, शेयरिंग सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है। तो एक एरिया में लोग रहते हैं ग्रुप्स में, और सेम सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो यूज करते हैं। तो ऐसी प्लेस को क्या बोलते हैं? हम एक सोसाइटी। सोसाइटी एक सोशियोलॉजिकल टर्म है। अब उसमें हम रोल देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले करता है डेवलप्ड में और डेवलपिंग सोसाइटी में। एम आई क्लियर? ठीक है। तो क्या रोल प्ले करता है? तो जिस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर। तो ये दोनों ऑर्गन मिलके किस तरीके से मैनेज करते हैं हमारी सोसाइटी को, वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसी है। क्या वो डेवलप्ड है पूरी तरीके से, या अभी भी वो डेवलपिंग स्टेट में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू व्हाट डू यू मीन बाय अ डेवलप्ड सोसाइटी। डेवलप्ड सोसाइटी के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, a developed society is equal to a developed economy, then only it is called a developed society. Economy is developed, it is known by its high GDP rate and its high per capita income and high paying capacity. Okay. Then now the developed economy leads to a well developed infrastructure, social as well as economic. सोशल में आ जाएंगे हमारे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमिक में आ जाएंगे हमारी इंडस्ट्रीज, एंड बोथ ऑफ देम लीड्स टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स। अब इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस रहे होंगे या रहते हैं डेवलप सोसाइटी में? तो पहला चैलेंज है, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, लैक ऑफ कोहेरेंस between whom? The service providing agencies and the regulatory bodies. So it is not possible for the government to take care of all the aspects in an economy or largely in a developed city. So these have been distributed. Some are taken care of by the government itself, while for others, some agencies are there which takes care of the government work, and then they submit the details to the government. So sometimes there is lack of coherence between them. ठीक है? Now the problem especially surfaces at local level, where the authorities design their own programs and also runs the program funded by national authority. Again, the problem of funds is there. Next challenge is dominance of politicians. Always there is a nexus between politician and a bureaucrat. It is not possible in a developed society to work until and unless there is balance between them, because he is the political one and he is the permanent one. Both are the executives of the country, but there is a nexus between them. Okay. So now Rumki Basu in her book, what she said, that according to her, the public administration in these countries perform regulatory functions. Okay. They enforce law and order, collect revenue, and national defense against the aggression. These are the functions. And mainly, the main challenge in a developed country is economic.
It is always economy, as it was said in ancient history, in world history, that economy, empire is equals to economy. Your empire can be strong only and only if your economy is strong. If you go through the topics of world history, then you will see wherever there's a problem of economy, the empire lives for a very short term and it is overtaken by a stronger one. Same goes with the governments. If there is economic problem, then it will lead to political instability. Like what happened in Sri Lanka. Next, now in developing society, more diverse role because the resources are limited and the expenses are unlimited. So over here, I've given a detailed answer-like format, in an answer-like format, so that you can write it. But in terms of understanding, best way is to understand it through keywords. So over here, it is written that while these were the colonies, like we'll take example of India over here, when it was a colony of Western European countries, they did not take care of the socio-economic development of our people. Right? Remember this thing, socio-economic development took place at that time, but it took place only for the benefit of Britishers. So the main concern for the administrators were the ways to use these resources so that they can act as champions of development. And therefore, we adopted a tried and tested method that was of Russia or Soviet Union of that times, was planned economy. And this led to the formation of Planning Commission. What role it plays in the political aspect? Formulation of policies. Then at socio-economic level, socio-economic role it played for the well-being of the society, removing poverty, disease, and social illness, social and economic disparities, and providing countries with higher education and intensive training. Because it is here that we are lagging behind. It is the skills that are not present in many fields. Then, what all are its features, their roles? Then, in bringing about national unity, establishment of democracy, political socialization by regulating and aggregating people's attitude. So, public administration has an important role of what? Nation building. Because a freely independent economy or a country can only be run efficiently when the resources which it has are utilized in the most efficient manner. And it can take place only when the people who are running the country, without being corrupt, apply everything so that a most efficient system is a most efficient system takes place. Building up institutions like public sector and public corporation. We have, if you have done economic portion of the planning in India, then you must be aware of many public sectors and public corporations were built up recently after the independence. Developing manpower required for developing these institutions, human development that is shifting the temperament and adjusting with technological development. So even in the field of administration, technology plays a very important role. Therefore, people who get selected in civil services, some classes specially designed for technology are there. Okay. So, all of these help in the establishment of a unified polity. And a unified polity can only be established through good public administrator and administration. Problem, again क्या problem आती है? Skill की. Lack of trained expertise is there. जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे. नॉन प्रोडक्टिव वर्क पे फोकस ज्यादा होता है और यहाँ पे लोग
पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा पब्लिक पर्सनल गेन पे कॉन्सेंट्रेट करते। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी होती है, ये देखने को मिलता है। फिर मशीन्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी हमारे यहाँ कम होते हैं। सो करप्शन इज ऑल्सो देयर, and therefore in developing countries it is very difficult for a public administrator to perform in an efficient manner. Next is, ये मैंने पहले बताया था, ये डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, दोनों में पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में प्रॉब्लम आती ही है, और इस कारण से हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस इफेक्ट करता है। कॉलोनियल रूलर्स के कारण भी किसी भी एक सोसाइटी का एक लेवल है या एक व्यू बना हुआ है, उसको चेंज करना ही बहुत मुश्किल होता है। कंक्लूजन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोनों जगह। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में इन्फ्लुएंस करती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज की तरह एक्ट करती है, हेल्प करती है सोसाइटी को स्टेबलाइज करने की, और रिजल्ट ओरिएंटेड, प्लेस ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड एंड टाइम ओरिएंटेड, इन सब पे काम करती है। एंड डेफिनेटली ये बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को बर्थ देती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2, जिसको हमने आज खत्म किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अंटिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स and don't forget to like, subscribe and share this video maximum. Thank you.